मतलब मैं कहूंगी कि मेरा सही में प्रिपरेशन तो मिड अगस्त के बाद सितंबर में ऐसे ही स्टार्ट हुआ है। मतलब क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश करो, क्योंकि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़ते रह जाओगे तो उससे ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगा आपको। पता होना चाहिए आपको, टिप्स एंड ट्रिक्स पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब आप क्वेश्चन कर तो लोगे, लेकिन जो टाइम चले जाएगा आपका उसमें करने में, वो मतलब काफी वैल्यूएबल है। हेलो एवरीवन, आप सबका सुप्रीमम क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम शशि भूषण है और आज मेरे साथ है सांजलि परमार, जिनका आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में ऑल इंडिया रैंक 15 है। तो सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है अपन? सर काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा रिजल्ट नहीं आया, मेरी पूरी फैमिली का आया है, क्योंकि मेरे से ज्यादा वो खुश है। ओके। तो पहले अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करो। ठीक है। सो माय नेम इज सांजलि परमार एंड आई एम फ्रॉम काशीपुर उत्तराखंड। एंड मैंने बीएससी स्टैटिस्टिक्स किया है फ्रॉम रामजस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एंड आई पास्ड आउट इन 2023। तो आप 2023 में पास आउट हुए हो, यानी आयुषी का आप क्लासमेट, राइट? हाँ, आयुषी, कृति, ये सारे मेरे क्लासमेट्स थे। तो आप 2 साल के बाद, क्या उस समय भी आपने जैम दिया था? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो उस समय आपने क्यों नहीं दिया था? सर क्योंकि उस समय मतलब मास्टर्स का प्लान नहीं था। क्योंकि उसके बाद मैंने एक साल यूपीएससी का कोचिंग करा था। एंड फिर मुझे एक बैकअप प्लान चाहिए था यूपीएससी के साथ साथ। तो उसके बाद मेरा दूसरा प्लान था, बट वो हो नहीं पाया, सो इसलिए मुझे एग्जाम देना पड़ा था इस साल। ओके, तो आप यूपीएससी की अभी तक तैयारी कर रहे थे इसके पहले? हाँ। ओके, तो फिर अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि पढ़ाई तो छूट गई होगी ना? हाँ सर। मतलब स्टार्ट से तो बिल्कुल ही 1 डेढ़ साल का गैप आ चुका था। मतलब मेरा यूपीएससी का कोचिंग खत्म हो चुका था, लेकिन फिर उसके बाद मेरे दूसरे प्लान्स थे, बट वो वर्कआउट नहीं करे। तो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन जैम ही था कि मेरे को मास्टर्स ही करना है। तो और ये भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट में प्लान बना था कि जैम देना है मुझे। तो इसलिए मेरा मतलब जो मेरा एक साल आप ड्रॉप में काउंट करोगे, उसमें भी मेरा हाफ ईयर मेरा कुछ प्लान नहीं था। तो पढ़ाई भी, मेरा प्रिपरेशन भी लेट स्टार्ट हुआ। तो क्या डर और नहीं लगा कि इतना गैप हो गया है, वापस से आऊंगी, समझ में आएगा नहीं आएगा, करने की चीजें हो पाएगी नहीं हो पाएगी? नहीं सर, डर तो ऐसे कुछ लगा नहीं, क्योंकि मतलब ऑप्शंस ही नहीं थे ज्यादा। तो ये करना तो था ही। ओके, तो तब आपने जब सोच लिया कि जैम देना है, तो अपने आप को कैसे आपने प्रिपेयर किया कि कैसे तैयारी करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, क्या प्लानिंग करना है? सर मेरे बैच के काफी लोगों ने एग्जाम दिया था, तो मैंने उन लोगों से बात करी कि मतलब मेरा एक काफी अच्छा फ्रेंड है, मैंने उससे बात करी कि मतलब मैं कैसे क्या करूं। तो उसने मुझे बताया कि पहले मतलब मैं अपने सिलेबस पे फोकस करूं, पहले मैं सिलेबस कर लूं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी तो हो जाएगा इजीली। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइम ही नहीं है। और इतने टाइम में भी लोगों ने क्लियर किया हुआ है एग्जाम। तो इसलिए ऐसे करा। ओके, तो ठीक है। तब आपने कैसे स्टार्ट किया, फिर पढ़ना कैसे स्टार्ट किया? मीन्स तो ये तो सर मैं सिलेबस वाली चीजें हो गई ना, फिर आपने कहीं से गाइडेंस लेने के लिए सोचा या क्या किया आपने? हाँ, तो पहले मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी क्लासेस के लिए, वहां पे सिर्फ मैंने क्लासेस करी थी। वो मेरा जून में स्टार्ट हुआ था, तो तब मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं होते थे। तो मेरे को पता था कि मेरे को सुप्रीमम ज्वाइन करना है, मतलब मैंने पहले ही सोच रखा था। लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करूंगी। अब टेस्ट सीरीज जनरली आपका नवंबर के अराउंड आता है। तो फिर बीच में क्रैश कोर्स आया, तो मुझे लगा नवंबर तो बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए क्रैश कोर्स में कर ही लेती हूँ, क्योंकि इस बार ये जल्दी भी स्टार्ट हुआ था, शायद अगस्त में स्टार्ट हो गया था। तो मैंने क्लासेस वहां से करी। फिर मेरा सिलेबस वहां से हुआ। और मतलब जब मैं वहां पे पढ़ती थी तो मेरे पास क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं थे। तो मैं पढ़ती भी थी, जैसे अगर मैंने एक टॉपिक 2 3 बार ही पढ़ भी लिया, रिवाइज भी कर लिया, लेकिन वो भूल जाती थी बार बार। तो उसको अच्छे से करने के लिए मेरे को क्वेश्चंस चाहिए थे, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो दिमाग में बैठ जाता है चीज। तो उसके बाद जब मतलब मैं कहूंगी कि मेरा सही में प्रिपरेशन तो मिड अगस्त के बाद सितंबर में ऐसे ही स्टार्ट हुआ है। ओके, तो मीन्स आपका वो जब क्वेश्चंस वाला पार्ट स्टार्ट हुआ, आपने जब रिकॉर्डेड का भी एक्सेस शायद आप लोगों को हमने क्रैश कोर्स में पूरा हाँ। लक्ष्य बैच का जो भी था वो शायद मिला हाँ, होगा। तो वहां से भी आपने कुछ हेल्प लिया था क्या?
ये सर मैंने आपके बेसिक वाले लेक्चर्स देखे थे, क्योंकि मेरा सिलेबस तो मैंने कवर कर लिया था, मतलब मेरे नोट्स तो बन चुके थे। तो मेरे को बेसिक वाला कहीं पे मतलब ऐसे बताया नहीं गया था, तो मैंने बेसिक वाला देखा और उसने मतलब काफी हेल्प किया। भले ही आपको लगेगा कि बिल्कुल बेसिक चीजें हैं इसमें तो ये कर ही लेंगे हम, लेकिन क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, इनइक्वालिटी सॉल्व करना, मॉड फंक्शन, ये सब कुछ, तो वो भी काफी हेल्पफुल था मेरे लिए। और उसके साथ साथ मैं ना थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने का क्लू देता हूँ कि कैसे अप्रोच हाँ करना है, कैसे सोचना है। हाँ मैं वहां पे बड़ी फोर्स करता हूँ, वहां पे बहुत हाँ फोर्स तो करता हाँ तो जैसे आपने मतलब अगर मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है, लेकिन फिर आप वही बताते थे कि इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो। जैसे फॉर एग्जांपल एमजीएफ का क्वेश्चन है, तो अगर एक्स प्लस वाई का एमजीएफ निकालना है तो मैं पहले पूरा प्रोसेस करती थी, लेकिन फिर मेरे को आपसे समझ में आया कि अच्छा नहीं, दोनों को टीटी रख दो, आ जाएगा इजीली। तो ये थोड़ी बहुत ट्रिक्स थी जो मेरे को पता चली। हाँ, एक्चुअली मेरा अप्रोच ऑब्जेक्टिव शुरू से रहा है ना। मैं शुरू से जेई की तैयारी किया हूँ, जेई क्रैक भी किया, मेरा काफी अच्छा रैंक था, बट मुझे आईआईटी में जाने का मन था। तो रोया हम्म तो बहुत था आईआईटी के लिए, नो डाउट। तो जेई एडवांस मेरा क्रैक नहीं हुआ था, लेकिन जेई मेन में हुआ था। मैं चाहता तो एनआईटी जा सकता था, लेकिन हम्म मन वो हो गया था, पीठ हो गया था एक तरीके से कहा जाए। क्योंकि हम्म, मैं सोचा था कि रैंक मेरा 20,000 के अंदर आएगा। और हाँ चूंकि प्लस टू में मार्क्स कम था, और 2013 में रूल चेंज कर दिया अचानक कि प्लस टू हम्म वाला मार्क्स को भी ऐड किया जाएगा रैंक के साथ जो आपका आएगा, हाँ स्कोर के साथ। तो मेरे टॉपर का ज्यादा था मेरे समय पर, तो मेरा रैंक कम आ गया, 50,000 रैंक 48,000 आ गया। और एक मेरे दोस्त का मेरे से कम मार्क्स था, उसका 118 ही मार्क्स था। और लेकिन उसके और परसेंटेज भी ज्यादा नहीं था, 75% था, मेरा 72% था। लेकिन उसके टॉपर का ना 80% ही था कि 79% था। तो उसका रैंक हाँ आ गया 28,000, जबकि मेरे से मार्क्स कितना कम, 118, और मेरा 160 स्कोर था, बहुत का फर्क था ना। हम्म तो ये भी बड़ी हम्म पीड़ा दिया कि अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है। हमने कि अब हाँ चाहे जो हो जाए, अब तो मैं एनआईटी में नहीं जाऊंगा। जिसका 50,000 था, एक मेरा दोस्त एनआईटी में गया, एनआईटी अगर था, अभी वो जॉब। हम्म खैर उसने भी लंबा इंतजार किया, क्लासमेट ही रहा। मैंने क्लासमेट क्या, बचपन के दोस्त का एकदम बचपन वाला जो दोस्त होते हैं ना, वो था। हम्म तो अभी भी है, परसों ही तरसों मिल के आया हूँ, तो वो सारी चीजें तो है, चीजें होती है। तो फिर मेरा जेई वाला वो अप्रोच था ऑब्जेक्टिव, वो चीज आज भी हम्म, कायम है। तो ये हाँ, हाँ तो ये अप्रोच मुझे लगता है ना कि बहुत फर्क डाल रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ हाँ क्योंकि मतलब एग्जाम आप में कर तो मतलब आप क्वेश्चन कर तो लोगे, लेकिन जो टाइम चले जाएगा आपका उसमें करने में, वो मतलब काफी वैल्यूएबल है। हाँ, माने जिस क्वेश्चन का 5 मिनट में करोगे, वो चीजें मैं 1 मिनट तो बचा ही दूंगा, इसकी गारंटी है। हाँ हाँ यदि 1 मिनट भी आप पर क्वेश्चन बचा रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बच रहा है। हाँ आप 10 क्वेश्चंस में भी 1 1 मिनट सेव कर लो, तो आपका 10 मिनट बच गया ना। और 10 मिनट में आप 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ट्राई कर सकते हो। हाँ और इस बार हाँ वाले स्टूडेंट्स को पता है कि 1 मार्क्स का इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत है। हमारे उनसे दर्द पूछो जिनका 30 मार्क्स है और एक का 31 मार्क्स है। मीन्स बीच में पॉइंट का भी काफी डिफरेंस है इस बारी तो। हमारे यहाँ पर 10 10 रैंक का डिफरेंस है, एक दो रैंक नहीं, हाँ 10 to 12 का, कहीं 15 रैंक का डिफरेंस है। हम्म तो इनको अच्छे से पता है कि 0.33 का इम्पोर्टेंस क्या है हाँ इसका। तो ये तो इतना भी मैं कर पा रहा हूँ, आप लोगों को करा पा रहा हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग कम तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर आपने डीपीपी वगैरह का कैसे मीन्स कैसे ट्राई किया? तो सर जैसे मतलब मैंने कोर्स तो आपका शौर्य वाला ले लिया था मिड अगस्त में शायद, लेकिन फिर मैंने बेसिक लेक्चर्स देखने में टाइम लगा दिया। तो सितंबर मिड से कह सकते हो कि मेरा प्रिपरेशन सही में स्टार्ट हुआ। मतलब मैंने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक का डीपीपी किया, तो फिर एक तरीके से वो मेरा टॉपिक कॉन्क्रीट हो गया। फिर उसके बाद मैं ऐसे टॉपिक करते जाती थी, और उस एक टॉपिक खत्म होने के बाद टॉपिक का टेस्ट भी देती, क्योंकि तब तक टेस्ट भी अपलोड होने शुरू हो गए थे। यूनिट वाइज तो शायद पहले ही हो गए थे। हम्म। तो मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं टॉपिक कर रही हूँ, फिर उसका जो पहले कर चुकी हूँ उसका रिवीजन कर लिया बीच में, ऐसी रैंडमली कोई से भी टॉपिक का। तो ऐसे करते करते मेरा शायद नवंबर या दिसंबर स्टार्टिंग में मेरा सिलेबस खत्म हुआ था जाके, प्रैक्टिस सेट के साथ। और उसमें भी मैंने जो बेसिक वाले प्रैक्टिस सेट थे वो नहीं किए थे।
तो मतलब मेरे पास काफी टाइम कंस्ट्रेंट था और उसमें मेरे को काफी चीजें करनी थी और ऐसे करनी थी कि वो आगे जाके कुछ मतलब फ्रूटफुल दे मुझे। तो इसलिए उसके बाद दिसंबर स्टार्टिंग मिड दिसंबर तक मेरा सिलेबस खत्म हुआ। फिर मैंने सोचा कि मैं पीवाईक्यू करती हूँ। तो मैंने पीवाईक्यू करे जैम के 2005 से। देन मैंने गेट के पीवाईक्यू भी दिए। फिर उसके बाद मैंने ये सब कुछ मेरा जनवरी 5 से 10 के बीच में तक और मुझे लग रहा है हुआ। कि मैं उसी समय में ये सब डिस्कस भी करा रहा था ना, अगस्त के आसपास ही मैं पीवाईक्यू का डिस्कशन करा था, जैसे लाइक आईएसआई, गेट हाँ वगैरह। और हाँ फिर हाँ वहां से भी क्लू वगैरह काफी मैं वो मीन्स वो किया था, एक्सप्लेन किया था या क्लास में हाँ बतलाया था। हाँ क्योंकि वहां से हमें भी कनेक्ट करने के लिए मिलता है ना, टेस्ट में क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें हाँ मिलता है। हाँ हाँ भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस जैम पूछ सकता है, गेट में कंसेप्ट पूछा है तो जैम में भी पूछ सकता है, तो फिर उसके बेसिस पर थोड़ा या उसको और कॉम्प्लेक्स करके हम वैसा हम्म क्वेश्चन टेस्ट वगैरह में डालते थे। तो वो भी सेशन हम्म, मेरे लिए मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा होगा, हाँ हाँ क्योंकि वो। मतलब हाँ हाँ तो मतलब मेरा तो यही था कि प्रैक्टिस सेट करते टाइम मुझे एक भी जैम का तो खासकर पीवाईक्यू नहीं देखना है। क्योंकि मुझे ये देखना था कि अगर मैं जैम का उस ईयर का एग्जाम देती तो मेरा क्या रिजल्ट आता, मतलब मेरे कितने मार्क्स बनते। उसमें भी भले ही मैं 10 मार्क्स कम ही मान के चलूं, क्योंकि अभी मैं घर में दे रही हूँ, वहां पे कुछ और सिचुएशन होता तो वो तो अलग बात है। लेकिन मैंने पीवाईक्यू लास्ट के लिए ही रखे थे। तो ऐसे मेरा जनवरी 10 तक शायद मेरा ये सारे गेट और जैम के पीवाईक्यूज खत्म हुए। फिर उसके बाद मैंने रिवीजन किया एक बार दोबारा से पूरा, शुरू से लेके लास्ट तक सारे टॉपिक्स का। फिर मैंने एफएलटीज देना शुरू करे तो मैं मैक्सिमम 9 या 10 ही एफएलटीज दे पाई। अच्छा, आपने यूनिट वाइज टेस्ट सारे दिया और एफएलटी सारे नहीं आप दे पाए? यूनिट वाइज भी मैंने शायद एक आध छोड़ा है, मतलब यूनिट वाइज तो ऑलमोस्ट सारे ही दिए हैं, लेकिन एफएलटीज मेरे पास टाइम ही नहीं था देने का। तो मैं 10 9 10 ही दे पाई थी एफएलटी। वो मतलब मैं सारे टेस्ट को लेकिन अच्छे से एनालाइज कर लेती थी, ये था। ओके, तो ये तो लास्ट में तो थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन भी होता होगा या प्रेशर होता होगा कि इतना सारा एफएलटी है 25, अभी मैं कुछ नहीं कर पाई, तो यस इसको आपने कैसे मैनेज किया था? सर, बस यही सोचा था, मतलब मेरे अंदर वो वाला नहीं था ज्यादा कि कैसे करूं क्या करूं। मेरे बस अंदर यही था कि जितना हो पा रहा है उतना कर लो, क्योंकि बाकी बच्चे काफी कुछ करके बैठे हैं। अब मैं यही सोचने बैठ जाऊं कि अरे नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, तो ऐसा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि कर ही लो। अच्छा, तो पहला टेस्ट में तो स्कोर भी कम आया होगा आई थी। सर सबसे पहला टेस्ट मैंने जो एफएलटी जैसा था वो मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था। और वो बहुत ही टफ, मतलब मेरे लिए तो बहुत टफ था। और तब तक मेरा ना तो सिलेबस पूरा हुआ था, तो मेरे 12 मार्क्स थे। तो मेरा तो ऐसे हो गया था कि कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ आ ही नहीं रहा। और उसके बाद जब मैंने एफएलटीज भी दिए तब बच्चे, क्योंकि तब तक रीटेस्ट वाला ऑप्शन आ गया था, तो सब रीटेस्ट दे के बैठे हैं और मैं पहली बार ही दे रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग भी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे कौन से पोजीशन पे मैं हूँ। तो ये भी था। अच्छा, तो तब तो टेस्ट में काफी क्वेश्चन छूट भी रहे होंगे, तो उसको आप कैसे एनालिसिस करते थे बाद में? सर मैं क्या करती थी, मैं मैक्सिमम चांस, मतलब मैं मैक्सिमम करने का ट्राई करती थी कि जितना मेरा हो पाए। शुरू शुरू में क्या होता था कि अब हर एक क्वेश्चन जैसे आपने कहा था कि मतलब वो अट्रैक्ट करता था कि अरे इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, इसको भी कर लो। तो उसमें मेरा काफी टाइम खा जाते थे वो क्वेश्चन। फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं, ऐसे नहीं करना, थोड़ा मतलब कम टाइम देके इसको फिर हटा देना है। और आपने एक स्ट्रैटेजी और बताई थी कि 1 to 10 सेक्शन ए का करो, फिर सेक्शन सी पे जाओ 2 मार्क्स वाले पे, फिर सेक्शन ए का 2 मार्क्स। तो वो काफी हेल्पफुल रही थी। मतलब अगर आप लाइन से कर, मतलब मैं लाइन से कर रही थी जब, तो काफी कम नंबर आ रहे थे। फिर मैंने वो किया तो उससे बेटर हुआ थोड़ा। तो जो मेरे क्वेश्चंस नहीं हो पाते थे या गलत होते थे, तो गलत क्वेश्चंस को देखना तो इजी होता था कि उसमें जल्दी पता चल जाता था कि क्या करना है कैसे किया। लेकिन जो नहीं होते थे, कभी कभी तो ऐसा होता था कि हो ही नहीं रहे, तो मैं उनके क्वेश्चन नंबर्स लिखती थी कि अच्छा ये है जो गलत है या नहीं हुआ है। फिर जो जो कर लिया उनको कट कर रही हूँ बैठ के। तो ऐसे किया मैंने तो। तो ये तो जैसे कि जब आप कर रहे होंगे टेस्ट में, तो उस समय तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा क्वेश्चंस तो हो नहीं रहे होंगे। हाँ, मैं मैक्स टू मैक्स 30 या 35 ही आप अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। अटेम्प्ट तो मैं बहुत सारे कर लेती थी, लेकिन मेरे
गलत बहुत करवा के बैठ जाती थी मैं। हाँ, क्योंकि मेरा मैं ये। देखा था ना तुम्हारे किसी किसी टेस्ट में 20 क्वेश्चंस भी गलत हुए हैं, किसी में 15 हाँ, हुए हैं, किसी में 13। माने ऐसा कोई टेस्ट था ही नहीं जिसमें 10 से कम गलती हुआ हो शायद। वो शायद से इजी वाले टेस्ट में ही होगा कि मेरे 4-5 क्वेश्चंस तो बहुत रेयरली गलत हुए हैं, नहीं तो मेरे हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत ही होते थे। तो वो गलती होने का रीजन बतला सकते हो सामने वाले को कि वो क्यों गलती होते थे, फिर उसके लिए तुम क्या कुछ किए, ताकि या तुम क्या सोचते थे या टेंशन लेते थे, या किस तरीके से उस चीज को तुमने देखा। सर मेरी गलती मैक्सिमम उसमें नहीं होती थी कि मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा या मेरा प्रोसेस में कुछ गलती हो रही है। हमेशा मेरी ऐसी वाली गलती हुई है कि कैलकुलेशन एरर। तो वो काफी बड़ी चीज हो रखी थी मतलब इन टेस्ट में। तो वो मैंने कम करने की कोशिश करी, लेकिन कितनी हो पाई पता नहीं। सर इससे तो बीच में बात भी तुमने किया था ना मेरे से कि सर बड़ी गलती हो रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स। हाँ, कि मतलब कैलकुलेशन एरर बहुत हो रहा है तो ये क्या होगा। तो आपने कहा था कि अभी ज्यादा हो रहा है, वहां पे 5 कम होंगे, तो बस यही फॉलो किया मैंने तो। तो वहां सच में कम हुए ना, वहां उतने गलती नहीं हुए। हाँ, मतलब वहां पे एक तो पेपर के हिसाब से तो कम ही गलतियां हुई हैं, उतनी गलतियां नहीं हुई थी। मतलब मैंने सोचा था कि इसमें मैं अपना आंखें दिमाग खोल के फिर करूंगी, तो उसमें तो मैंने ठीक ही किया। तो ये जो एग्जाम का ये जो लास्ट 10 डेज होता है, लास्ट 5 डेज होता है या 7 डेज का लो, तो इसमें तुमने क्या शेड्यूल अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया, या किस तरीके से माइंडसेट किया, मीन्स माइंडसेट को कैसे प्रिपेयर किया कि मुझे इस तरीके से एग्जाम देना है, या ये टॉपिक टच करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। मीन्स क्या कुछ था तुम्हारा उस समय का। सर उस टाइम पे तो आपने तो कह दिया था कि मतलब 10 दिन पहले छोड़ दो, 5 दिन पहले छोड़ दो। लेकिन मेरा ये था कि मेरा तो स्टार्ट ही मैंने लेट किया था, तो मैं इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ सकती थी, तो मैं लास्ट के 2 दिन ही छोड़ पाई थी। वो भी अच्छा हुआ कि मैंने छोड़ दिया कि क्योंकि लास्ट तक पढ़ती तो वहां पे तो मेरा दिमाग ही नहीं चलता। तो उन 10 दिनों में मैंने एफएलटीज ही दिए हैं, क्योंकि मेरा मिड जनवरी तक हुआ था, तो उसके बाद मैंने एफएलटी देना स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे भी मैं एफएलटी ही दे रही थी, एनालिसिस करती थी, और एक एक दिन में दो दो एफएलटी दे रही हूँ, और फिर नेक्स्ट डे दोनों का एक साथ एनालिसिस कर रही हूँ, ऐसे किया था मैंने। और हाँ, मैंने तो ऐसे ही किया था। और एग्जाम के लिए कुछ मीन्स स्पेशल स्ट्रेटेजी बना करके आप गए थे कि मुझे ऐसे एग्जाम को अप्रोच करना है या इस तरीके से करना है। हाँ सर, वही वाला कि पहले 1 to 10 1 मार्क्स वाले कर लिए सेक्शन ए में, फिर सेक्शन सी में 2 मार्क्स वाले कर लिए, फिर सेक्शन सी में ही 1 मार्क्स वाले किए, फिर सेक्शन ए के 1 मार्क्स वाले, और सेक्शन बी को तो लास्ट के लिए ही छोड़ रखा था। क्या ये और चीजें बस ये सोचा। क्या ये चीजें फिक्स थी कैसा भी पेपर आए, या यस कोई सर, ये तो प्लान भी मैंने था। फिक्स। नहीं, ये तो मैंने फिक्स कर दिया था, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि ये सबसे बेनिफिशियल तरीका यही है। क्योंकि सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग है, आप उसको ज्यादा करोगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस है। तो इसलिए सेक्शन सी को मैंने ज्यादा मतलब वेटेज दिया। मैंने ये स्ट्रेटेजी इस पेपर के लिए फिट भी बैठ रहा था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हाँ, 11 to 30 क्वेश्चंस थे ना, वो टाइम टेकिंग था जैसे स्टूडेंट्स हाँ, बोल रहे थे। तो तुम मीन्स यहाँ से जल्दी निकल गए ना, और हाँ। सेक्शन सेक्शन सी में सेक्शन बी में चले गए, तो वहां पर कंपैरेटिवली क्वेश्चंस इजी थे देखा जाए तो। हम्म। और खास करके 51 से जो 60 वाले क्वेश्चंस थे ना, हाँ, वो बहुत ज्यादा कैची क्वेश्चंस थे। माने एरर कैलकुलेशन, माने एरर या कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो उसके चांसेस भी वहां पर कम थे, क्योंकि एनईटी टाइप के आंसर आ रहे थे, हम्म। या टर्मिनेट हो जा रहा था 0.5 2.5। हाँ, लेकिन जो हाँ, 41 से जो 50 क्वेश्चंस था, इसमें राउंड अप का कुछ ज्यादा था। हाँ, हाँ। और मैंने ये भी देखा है, मतलब जैम के पेपर्स में मैंने जनरली ये ट्रेंड देखा है कि अगर उसमें एमसीक्यू पार्ट काफी टफ दे रखा है उन्होंने, तो उनका एमएसक्यू पार्ट वो कंपैरेटिवली इजी दे देते हैं। लेकिन बच्चे एमएसक्यू तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो एमसीक्यू में ज्यादा टाइम लगा देते हैं, और जबकि उधर इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो तो ये। एमएसक्यू के लिए आपने कितना टाइम दिया था। सर ऐसे तो याद नहीं मुझे, लेकिन ऐसे याद नहीं मुझे सर। तो अब ये इतना तो याद होगा ना कि आपने बीच में अटेम्प्ट लिया था कि लास्ट में अटेम्प्ट लिया था। किए तो मैंने एमएसक्यू लास्ट में ही थे, मैंने बीच में नहीं किए थे, क्योंकि मेरा एमएसक्यू सेक्शन हमेशा से ही कुछ ज्यादा स्ट्रांग रहा नहीं है। और उसमें ये भी मतलब कह लो कि ड्रॉबैक है कि उसमें
सारे ही ठीक होने चाहिए तभी होगा। तो वो एक वो चीज भी है। इसमें एक प्रिपरेशन जर्नी में एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंसेप्ट का रिवीजन। ठीक है ना, हम्म। क्योंकि टॉपिक से हम हमेशा तो टच में रहेंगे नहीं। जो आज टॉपिक्स पढ़े, ऑब्वियस सी बात है कोई नया टॉपिक्स आएगा और सिलेबस बड़ा है तो दूसरे टॉपिक्स में लौटने में एटलीस्ट 20 डेज या 1 मंथ का टाइम लग जाएगा। तो आप कम टाइम इंटरवल लेकर के हर एक टॉपिक्स के टच में रहो या हर एक कंसेप्ट के टच में रहो। आपने इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा किया था? नहीं सर, बस मैं यही ट्राई करती थी कि मेरा मतलब जैसे मैंने कुछ जैसे जैम के पीवाईक्यू कर लिए, ये एक मैंने एक टास्क कर लिया, तो इसके बाद मैं रिवीजन कर लूँ। फिर गेट के पीवाईक्यू करे, इसके बाद मैं रिवीजन कर लूँ। जब मेरा पूरा सिलेबस मैंने खत्म किया डीपीपी के साथ, उसके बाद मैं एक रिवीजन कर लूँ। तो ऐसे मैंने रिवीजन के स्लॉट्स काइंड ऑफ बना रखे थे। अच्छा, मैं काफी ग्रुप में ऑडियो मैसेज भेजते रहता था, हाँ। तो उसका क्या बेनिफिट्स रहा? उसमें सर मतलब काफी हेल्पफुल था। जो आप कहते थे कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई छोड़ दो, या फिर आप जो मोटिवेट करते थे, तो वो काफी हेल्पफुल था। मतलब उसको सुन के लगता था कि हाँ उठ जाओ कर लो। और आप जैसे बताते थे कि मैं इतना काम करता हूँ, मैं ये मतलब मैंने इतना घंटे बैठ के तुम लोगों के पेपर वेपर बनाए, तो उसको सुन के लगता था कि अगर आप इतने घंटे बैठ के हमारे लिए बना सकते हो तो हमें तो सिर्फ करना ही है। तो हम ही थोड़ा टाइम अपना दे दे। और हमारे पास मतलब मेरा तो ड्रॉप ईयर था, तो मेरे पास ऐसा सच कुछ काम नहीं था। तो मेरे को एक यही काम करना था। तो मेरा यही था कि जब कोई सामने वाला कर सकता है तो मैं भी कर ही सकती हूँ। ओके, तो आप जो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो ड्रॉप लेना चाहते हैं, या किसी का 1 ईयर का ड्रॉप है, किसी का 2 ईयर का ड्रॉप है, आप अपने तरफ से उनको क्या मैसेज देना चाहते सर, ड्रॉप वालों के लिए तो ये है कि आपको लगता है कि अगर आपकी लाइफ में ये चीज हेल्पफुल है, मतलब बेनिफिट करेगी आपको, तो आप मतलब उसको ज्यादा बिना सोचे आप कर सकते हो इसको। और जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं उनको बस यही कहूंगी कि मतलब क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश करो, क्योंकि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़ते रह जाओगे तो उससे ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगा आपको। पता होना चाहिए आपको, ट्रिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। और अपना एम हमेशा हाई रखो, क्योंकि आप अगर अपना एम ही लो कर दोगे तो उसके नीचे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर आप हायर एम करोगे तो मतलब आपको नेक्स्ट बेस्ट चीज तो मिल ही सकती है, अगर बाई चांस बेस्ट चीज ना मिले तो। हैं? और कुछ एक्स्ट्रा? नो सर। ओके, बस। तो ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। होप कि काफी को इससे काफी हेल्प मिलेगी। तो अगेन एक बार मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ थैंक लक यू फॉर सर। योर फ्यूचर। थैंक यू सर।